तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछले 2 लेक्चर में हमने रियल नंबर किया था, रियल नंबर एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं आपके चैप्टर का, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। तो क्लास 10th के जो आपका पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है मैथ्स का, उसका उसमें जो मेन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला या फिर कॉन्सेप्ट है, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम एक बार उसी को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंदर क्या था। इन्होंने बताया था कि आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए एंड बी, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा रिलेशनशिप लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ओके, और ये सारे ए बी क्यू आर ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये जो फॉर्मूला दिया उन्होंने, ये जो बताया, ये बहुत पहले से पता था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू क्या है, क्वेशेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। तो जब भी हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, ए को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो एक तो क्वेश्चन आएगा और एक समथिंग रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो कितने केसेस हो सकते हैं, दो केस। पहला क्या होगा, आर इक्वल टू 0, दूसरा क्या होगा, आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं केस 1 कंसीडर करूं, जिसमें कि क्या है, आर इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रिलेशनशिप क्या आएगा, रिलेशनशिप आएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, क्योंकि आर तो 0 है तो प्लस 0। ठीक है, अब इसमें मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं ए बाई बी करूँ तो क्या आएगा, ए बाई बी इक्वल टू क्यू, और मैंने पहले बोला क्यू क्या है, इंटीजर है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूँ तो एक इंटीजर आ रहा है, मतलब ए कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है किससे, बी से। और अगर मैं बी को बी से डिवाइड करूँ तब तो 1 आ रहा है, ये तो पहले से हमें पता है कि इंटीजर ही है, 1 इज इंटीजर। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी एक ऐसा नंबर है जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो बी क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी दोनों का। बी से अगर ए और बी दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं तो बी इज कॉमन फैक्टर, तो बी क्या हो गया, बी इज कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो बी से बड़ा हो और दोनों को डिवाइड करे, ऐसा नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा नंबर x है तो b बाई एक्स करेंगे तो क्या है, हमने माना है कि सिंस x जो है, x इज ग्रेटर देन b, तो देयरफॉर क्या होगा, b बाई एक्स लेस देन 1, क्योंकि x जो है वो बी एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन b, तो b बाई एक्स इज इक्वल टू लेस देन 1। ओके, तो इसका ये मतलब हो गया कि b बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में होगी, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा b को। तो अगर b से कोई बड़ा नंबर ले लें, एनी नंबर x विच इज़ ग्रेटर देन b कैन नॉट बी एचसीएफ। क्यों, एचसीएफ तो छोड़िए, पहली बात तो फैक्टर ही नहीं होगा, फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्या, कि जो अगर r इक्वल टू 0 है मेरा, जैसे कि केस 1 में मैंने कंसिडर किया, तो अगर मैं ये मानूँ इफ़ r इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि b इज एचसीएफ। ठीक है, जो a और b में से जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं, जब r इज नॉट इक्वल टू 0।
आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आइदर आर इज इक्वल टू 1 2 3 और अप टू एनी नंबर विच इज लेस देन बी, मीन्स अप टू b माइनस 1, ऐसा कोई नंबर हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस केस में HCF कैसे निकालें, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए फिर से वही करते हैं कि लेट x बी द HCF, कोई भी एक ऐसा नंबर मान लिया कि x जो कि HCF है, तो क्या हो जाएगा, a बाई एक्स करेंगे तो वो भी डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि HCF है ना, कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो a बाई एक्स भी इंटीजर होगा और सिमिलरली b बाई एक्स भी क्या होगा, b बाई एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। a बाई एक्स और b बाई एक्स दोनों इंटीजर होगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप को पहले देखते हैं। रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर मैं दोनों साइड में x से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a बाई एक्स इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर डिवाइड बाई x इज इक्वल टू b बाई एक्स इंटू क्यू प्लस आर बाई एक्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, सॉरी x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो x की 3 पॉसिबल वैल्यू है। केस 1, r इज ग्रेटर देन, सॉरी x इज ग्रेटर देन r, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू r और तीसरा x इज लेस देन r। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1 में x इज ग्रेटर देन r से, तो क्या होगा, a बाई एक्स इज इक्वल टू b बाई एक्स इंटू क्यू प्लस r बाई एक्स। अब ये तो हमने पहले ही बोला कि क्या है, क्योंकि x HCF है तो a बाई एक्स इंटीजर होगा, तभी तो इंटीजर कैसे होगा, अगर x एक HCF है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर है, तो a और b दोनों में ये फैक्टर होगा, मतलब a और b दोनों x से डिवाइड होंगे, और x से अगर a और b दोनों डिवाइड होंगे तो a बाई एक्स भी एक इंटीजर होगा और b बाई एक्स भी इंटीजर होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि 6 और 8 दोनों में 2 एक फैक्टर है। मैं जैसे सपोज एग्जांपल के लिए आपको बोलूँ, यहाँ पे आपको साइड में एग्जांपल लिखता हूँ मैं, एग्जांपल कि 8 और 6 ये दोनों नंबर के फैक्टर 2 हैं, तो 8 बाई 2 करूँगा तो 4 आएगा और 6 बाई 2 करूँगा तो 3 आएगा, और ये दोनों क्या है, इंटीजर है। तो जब भी कोई नंबर फैक्टर होगा किसी दो नंबर का, तो दोनों नंबर उस नंबर से, एक्चुअली उस नंबर से जब दोनों नंबर को डिवाइड करूँगा तो दोनों केस में इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि a बाई एक्स भी इंटीजर, b बाई एक्स भी इंटीजर और q इंटीजर ही है, प्लस सिंस आर एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, r से बड़ा है x, तो r बाई एक्स करूँगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर इंटू मैं q करूँगा तो ये इंटीजर ही रहेगा, प्लस 0 पॉइंट समथिंग। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं किसी भी इंटीजर में कोई डेसिमल नंबर ऐड करूँगा तो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट इज डेसिमल नंबर। सपोज ये 0.8 है तो ये क्या हो जाएगा, और ये मान लीजिए 9 है तो ये क्या हो जाएगा 9.8, और 9.8 तो इंटीजर नहीं है, लेकिन इस साइड में तो क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर इज इक्वल टू 9.8 तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि x HCF है लेकिन x बड़ा है r से, ये संभव नहीं है। या तो x बड़ा होगा r से या x HCF होगा, दोनों में से एक ही ट्रू होगा। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू r से बड़ा लेता हूँ तो वो HCF हो ही नहीं सकता। क्लियर, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया, x कैन नॉट बी, अगर x HCF है तो x कैन नॉट बी ग्रेटर देन r।
ठीक है। अब लेते हैं हम केस नंबर 2, जब x इक्वल टू आर है, ठीक है। एक्चुअली हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना, तो हम इसलिए सबसे बड़ा नंबर पहले कंसीडर किया, x ग्रेटर देन r कंसीडर किया हाईएस्ट, फिर अब उससे छोटा x इक्वल टू आर, फिर अगर x इक्वल टू आर से भी हमें नहीं आएगा तो फिर हम x लेस देन आर लेंगे। पर हम देखते हैं x इक्वल टू आर में क्या होता है, तो हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, x इज इक्वल टू आर। इस केस में क्या होगा, a बाई एक्स इज इक्वल टू b बाई एक्स इंटू क्यू प्लस आर बाई एक्स। अब x इक्वल टू आर है तो ये क्या हो जाएगा, a बाई आर इज इक्वल टू b बाई आर इंटू क्यू प्लस आर बाई आर, ये तो 1 हो गया। और चूंकि ये x मैंने पहले बोला कि x इज HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर, तो a और b दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू तो क्या आ जाएंगे, ये दोनों वैल्यू अगेन, ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, इंटीजर। ये इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर इंटू क्यू करूँगा तो इंटीजर ही आएगा प्लस 1, ठीक है। तो इंटीजर प्लस 1 भी एक इंटीजर ही होगा, तो इस केस में इंटीजर इक्वल टू इंटीजर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं r से डिवाइड कर रहा हूँ तो r, अगर तो r ने b को डिवाइड कर दिया, अगर r ने b को डिवाइड कर दिया, और ये तो डिवाइड हो ही रहा, r बाई आर इक्वल टू 1 ही आ रहा है, तो अगर r ने b को डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब इस साइड क्या आ जाएगा, इंटीजर, और इस साइड इंटीजर है तो इस साइड भी इंटीजर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये रिलेशनशिप तो ऑलवेज ट्रू है ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो दोनों साइड अगर r से डिवाइड कर रहा हूँ, इस साइड राइट साइड में इंटीजर आ रहा है तो लेफ्ट में भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब अगर r ने b को डिवाइड कर दिया तो r a को भी पक्का डिवाइड करेगा, और अगर r ने a b दोनों को डिवाइड कर दिया तो कॉमन फैक्टर है। और r से बड़ा कॉमन फैक्टर हमने अभी देखा कि r से बड़ा जब हमने कॉमन फैक्टर माना तो वो जो हमारा रिलेशनशिप आया वो ट्रू नहीं है, एक साइड इंटीजर आ रहा था, एक साइड डेसिमल आ रहा था। दैट मीन्स r क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, r से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन तब व्हेन b बाई आर इज इंटीजर, ठीक है, b बाई आर जब इंटीजर है तो इसका मतलब अगर मैं b को r से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब अगर मैं b को r से डिवाइड कर दूं और ये अगर इंटीजर आ गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो r है दैट इज HCF। ओके, तो अब क्या है कि अब आप देखिए फिर से उसी पे आता है, रिलेशनशिप पे क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर मैं r की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तब तो HCF क्या होगा, b। इफ़ r इज नॉट इक्वल टू 0 देन HCF क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, a बाई आर इज इक्वल टू b बाई आर इंटू क्यू प्लस r बाई आर करेंगे, ठीक है। अगर तो ये b बाई आर डिवाइड हो गया, अगर तो इसने डिवाइड कर दिया, अगर तो इस r ने b को डिवाइड कर दिया तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये तो 1 होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर, b बाई आर इंटीजर, q इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर हो जाएगा, और ये तो इंटीजर 1 है ही, तो इसका मतलब a बाई आर भी उससे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, r इज द HCF। तो हमें क्या करना है, हमें अब बेसिकली अब हम एग्जाम्पल से समझते क्या करना है। जैसे मान लीजिए 22, चलिए दूसरा एग्जाम्पल 24 और 32, इसका मुझे HCF निकालना है इस मेथड से। तो सबसे पहले क्या करें कीजिए, 32 को डिवाइड कीजिए 24 से, 1 24 08। अब मुझे एक बात बताइए, 8 तो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये क्या हो जाता, ये HCF हो जाता, लेकिन रिमाइंडर इस केस में 0 नहीं आया। तो अब हम क्या करें, अब हम वापस इसको, ये b था ना, b को r से डिवाइड करेंगे, तो b को r से डिवाइड किया तो अब क्या हुआ, अब तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस r ने उसको डिवाइड किया दैट इज HCF। हमने बोला था ना कि अगर r ने b को डिवाइड कर दिया तो HCF होगा। कैसे, अब देखिए 8 से 24 भी डिवाइड हो रहा है और 32 भी डिवाइड हो रहा है, और 8 से बड़ा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसलिए HCF इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ऐसे ही चलना है कि आप दो नंबर जो भी दिया हुआ है छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड कीजिए। अगर तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो जिस छोटे नंबर से आपने डिवाइड किया वही HCF है।
अगर तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, कुछ रिमाइंडर आ गया, तो उस रिमाइंडर से जो प्रीवियस आपका बी था, जो डिवाइजर था, उसको आप डिवाइड कीजिए जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जिस बार रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस बार का जो डिवाइजर होगा, ये डिवाइजर जिस जिस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आया है वो डिवाइजर आपका HCF है। ठीक है, तो अब करें, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो चैप्टर का क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का जो 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट है, बहुत सिंपल है। आपको उस मेथड का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके आपको ये तीनों निकालना है। तो कैसे करें? तो नए पेज पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं सो दैट हमें दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, और इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं पूरा नीचे। चलिए, ठीक है। देखिए क्या करें, 135 से बड़ा नंबर कौन सा है? 225। तो 135 से 225 को डिवाइड कीजिए। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ इसको तो ये 270 हो जाएगा, और 270 इज ग्रेटर देन 225, तो हमें उससे छोटे से करना है, 1 से करते हैं। तो 135, इसको इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 5 - 5 0, 22 - 39, 90। ठीक है, अब चूंकि 90 रिमाइंडर आ गया तो क्या करेंगे, प्रीवियस जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे। प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 45। ओके, सॉरी, तो 45 आ गया। अब चूंकि फिर से रिमाइंडर आ गया तो फिर जो प्रीवियस डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे, तो 90 को डिवाइड कीजिए, 90 आ गया। अब ये रिमाइंडर जीरो आ गया, तो अब इसका मतलब 45 से, चूंकि रिमाइंडर जीरो आ गया 45 से डिवाइड करने पे, हेंस HCF इज इक्वल टू 45। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप A इक्वल टू BQ प्लस R वाले फॉर्म से करें या फिर इस फॉर्म से करें, आपके मार्क्स आने हैं दोनों में। ठीक है, बस आप तरीका अपना सही रखिए और समझ के करिए। तो बाकी जो इसमें दो पार्ट्स हैं, 196 एंड 38,220 एंड 867 एंड 255, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपके नंबर बदल गए हैं, तो आपको खुद से कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ओके, तो पहली बात कि फिर से वहीं पे आते हैं, यूक्लिड्स ने क्या बोला, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a और b कोई भी दो गिवन पॉजिटिव नंबर है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, q और r दो ऐसे इंटीजर्स निकलेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए बी कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्यू और आर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए की वैल्यू यही होगी, बी की वैल्यू वही होगी, ऐसा कहीं नहीं है। ए बी कैन बी एनीथिंग, अकॉर्डिंगली आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो क्यू एंड आर की वैल्यू आ जाएगी, और आर क्या हो सकता है? आर कैन नॉट बी, आर शैल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी के बराबर भी नहीं हो सकता। वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बी के बराबर क्यों नहीं हो सकता, आप वहाँ से एक बार रेफरेंस ले लीजिए। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑड इंटीजर है, ए जो है एक ऑड इंटीजर है, तो वो होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में। तो बी आपको दे रखा है, बी क्या है? बी इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। तो चूंकि b दे रखा है 6, तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, यही नंबर हो सकता है। 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन b होता है ना r की वैल्यू, तो a की वैल्यू ये हो सकती है। अब देखते हैं, a/2 कीजिए, a/2 करेंगे तो क्या आएगा? a/2 इक्वल टू 6q/2 प्लस r/2 इज इक्वल टू 3q प्लस r/2। अब देखिए, फॉर r इक्वल टू 0, a/2 इज इक्वल टू 3q प्लस 0 मीन्स 3q। अब मुझे बताइए 3q क्या है? इंटीजर है,
अगर मैं ए को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ और मेरे पास इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इज डिविजिबल बाई 2 मीन्स ए इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, तो अगर आर इक्वल टू 0 है तो ए क्या होगा, इवन नंबर। सिमिलरली अब फॉर केस 2 में देखते हैं, केस 2 आर इज इक्वल टू 1, तो ए बाई 2 क्या होगा, ए बाई 2 होगा 3q प्लस 1/2। ओके, आर बाई 2 था ना, 1/2, तो मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3q प्लस 0.5। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई नंबर को 2 से डिवाइड करने पे वो इंटीजर नहीं आता तो क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं। ये तो इंटीजर है लेकिन ये डेसिमल में है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। सो फॉर आर इक्वल टू 1 ए इज ऑड। अगर 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर ऑड है, एज सिंपल एज दैट। नंबर या तो कोई भी इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा, तो अगर वो इवन नहीं है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो ऑड है। सिमिलरली फॉर केस 3 ए बाई 2 क्या होगा, अगेन 3q प्लस आर बाई 2, और आर की वैल्यू है यहाँ पे 2। केस 3 में लिया हमने आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और ये इंटीजर कुल मिला के आ गया इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ए क्या है, ए इज डिविजिबल बाय, ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स ऑड डिविजिबल बाय 2, दिस implies that a is equal to even number। ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि ये मैंने नया एक पैड लिया है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा बेयर कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। केस 4 में हम क्या लेंगे, केस 4 में आर इक्वल टू, केस 4 आर इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसमें क्या होगा, ए बाई 2 इक्वल टू 3q प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3q प्लस 1.5। ओके, आपको पता है क्या कि जो 1.5 है आपका वो एक डेसिमल नंबर है, तो ये जो कंप्लीट नंबर हो गया ये क्या हो गया, इंटीजर में डेसिमल ऐड करेंगे तो डेसिमल नंबर ही होगा कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया a इज इक्वल टू ऑड नंबर, क्यों, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, सिमिलरली केस 5 अगर लेंगे तो उसमें r इज इक्वल टू 4, तो a बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। ठीक है, क्योंकि r बाई 2 करेंगे 4/2 कितना होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये क्या हो गया, ये नंबर, दिस इज इंटीजर, तो अगर a बाई 2 इंटीजर आ रहा है दैट मीन्स a इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर a इज क्या हो गया, इवन नंबर। ठीक है, केस नंबर लास्ट केस है केस नंबर 6, इसमें क्या होगा, r इज इक्वल टू 5, तो a बाई 2 क्या होगा, तो अपना a इज इक्वल टू a बाई 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 5/2। अब आपको पता है क्या कि 5/2 इज 2.5 मीन्स 3q प्लस 2.5 विच इज़ डेसिमल नंबर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो एक डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, इंटीजर नहीं आएगा, दैट मीन्स ए इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ए अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन से केस में आर की कौन कौन से वैल्यू के लिए ए ऑड आ रहा है। सो वी कैन से दैट any odd integer, odd positive integer, okay, any odd positive integer can be written as, आर की कौन कौन सी वैल्यू होगी, 6q
प्लस 1 क्योंकि 0 के लिए तो इवन आ गया था, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। दिस इज द प्रूफ, ओके। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आए, कहीं पे डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूँगा एक नया वीडियो बना के, ओके। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ जितना इजीली आपको समझा पाऊँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखिए आर्मी के जो कंटिजेंट के मेंबर वो कितने हैं 616, और जो आर्मी बैंड के मेंबर वो कितने हैं 32। अब इनको ऐसे डिवाइड करना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ आर्मी बैंड के मेंबर होने चाहिए और इक्वल आर्मी कंटिजेंट के मेंबर होने चाहिए पीछे उसके, ठीक है। उसके पीछे आर्मी कंटिजेंट के जो मेंबर है इक्वल होने चाहिए। अब ये 616 को इक्वली डिवाइड करना और ये 32 को इक्वली डिवाइड करना है, तो ऐसे मैक्सिमम हम कितने कॉलम बना सकते हैं? तो मैक्सिमम फैक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है? HCF, ठीक है। कैसे निकालें? सिंपल है, 32 एंड 616 था ना, 32 616 32 1 जा 32 बचा 29 एंड इस पे 6 आ गया, 32 9 जा, ओके 08, ओके 8 आ गया, ठीक है। तो ये चूँकि एक्चुअली 320 मीन्स ये बड़ा नंबर है इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया, ठीक है। तो उससे आप ये मत सोचना कि ये R था फिर इसको डिवाइड, दिस वाज नॉट R एक्चुअली, ये 6 तो बाकी था ना, इस पूरे नंबर को पहले डिवाइड करेंगे तब जो बचेगा वो R है। तो ये पूरा नंबर डिवाइड होने के बाद 8 बचा वो R है, ठीक है। तो 8 फिर 32 4 32 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 8 से तो दोनों डिवाइड हो गया, तो मतलब 8 अगर कॉलम बनाए हम तो उसमें जो कंटिजेंट के मेंबर हैं वो और जो बैंड के मेंबर है वो दोनों इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। कैसे? जैसे देखो HCF कितना आ गया, HCF इज 8, सो मैक्सिमम पॉसिबल कॉलम इज इक्वल टू कॉलम्स इज इक्वल टू 8, ओके। अब कितने कितने आएंगे देखो, अगर मैं 32/8 करूँ तो ये आ जाता है 4, तो मतलब हर कॉलम में बैंड के 4 मेंबर आ जाएंगे। और 616/8 करूँ तो ये आ जाता है 77, ओके। तो इसका मतलब 4 तो आगे बैंड के मेंबर होंगे, पीछे 77 कंटिजेंट के मेंबर होंगे, और इसके अलावा इससे बड़ा कोई भी नंबर 8 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसलिए 8 नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर मैं 9 10 11 12 लूँ, जैसे 10 कॉलम ले लिया तो 32 जो मेंबर हैं उनको मैं इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मैं 16 ले लिया तो 32 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 16 से 616 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब कंटिजेंट के मेंबर हर कॉलम में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते। तो 8 जो है वो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉलम है जिसमें कंटिजेंट के मेंबर भी इक्वली डिवाइड हो सकते हैं और बैंड के मेंबर भी इक्वली डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 8। नेक्स्ट, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको फिर से वही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r इक्वल टू कैन बी 0 1 और 2। पहला केस लीजिए, अगेन केस 1, r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ओके। ये कैसे लिख सकता हूँ मैं 3q इंटू 3q, ओके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 3q इंटू q को मैं एक नया नाम दे सकता हूँ q डैश या m, तो ये 3m हो गया। तो a स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m, ठीक है। क्योंकि ये q इंटीजर है और 3q भी इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर को मिला के मैं एक नया इंटीजर लिख सकता हूँ ना m, q इंटू 3q स्क्वायर को मैं नया इंटीजर m नाम दे दिया, ठीक है। अब केस 2 देखिए, अब जो है वो केस 2 देखिए,
केस 2 में क्या है, केस 2 में r इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, अगेन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1, ओके। अब इस पार्ट को देखिए, q इंटीजर है, 3q प्लस 2 इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर सबको एक एक इंटीजर के फॉर्म में मान लिया, m के फॉर्म में 3m प्लस 1, ठीक है, इन सबको मैंने m मान लिया, मान सकते हैं क्योंकि इंटीजर है ये, m भी एक इंटीजर है। तो अगेन इस बार क्या होगा, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3m प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। अब केस नंबर 3 कंसिडर कीजिए, केस 3 क्या है, r इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होगा, फिर से कर लीजिए, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3k स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q मीन्स 12q प्लस 4। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ अगेन, 3q कॉमन ले लीजिए फिर से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3q प्लस 4 प्लस 1, सॉरी एक मिनट, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, 3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में इस पूरे पार्ट को अब मैंने m मान लिया, क्योंकि 3q स्क्वायर एक नया इंटीजर बनेगा, 4q एक नया इंटीजर बनेगा, और 1 तो इंटीजर है ही, सब इंटीजर को ऐड करके मैंने एक नया इंटीजर m मान लिया, जो कि एक नया क्वेश्चन बन गया, प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि आपने देखा कि अगर मैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में लिखूँ, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आइदर तो 3m के फॉर्म में आएगा और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। m जो है वो कोशेंट है, वो कोई एक इंटीजर है, तो कितने भी इंटीजर को आप कंबाइन करके एक इंटीजर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि इंटीजर को अगर ऐड अप करेंगे आप तो वो इंटीजर ही बनने वाला है, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई परेशानी हो रही है कि कैसे हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आया। सिमिलरली आपका लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो सेम आप इसी तरीके से फिर से कर सकते हैं। मान लीजिए कि a और b दो आपके इंटीजर हैं, तो b आपका वैल्यू आप 9 भी यहाँ ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि अगर आप 9 लेंगे b की वैल्यू, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 8 तक जाएगा। तो इतने सारे केसेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। प्रूव आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है आप 3 लीजिए। तो चलो मैं 3 लेके करता हूँ। a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, क्योंकि ये लेस देन b होना चाहिए ना, तो b आपका 3 है। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, पहले केस वाइज लेते हैं, केस वन लेते हैं, जहाँ पे कि r की वैल्यू आपकी 0 है। तो इस केस में a क्यूब क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 0 इसका क्यूब, इसको लिख सकता हूँ मैं 27q क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू में 3q क्यूब, इसको मैंने m मान लिया, एक इंटीजर अलग, तो यह हो गया 9m, ठीक है। सेकेंड केस कंसिडर कीजिए। सेकेंड केस में आएगा आपका जस्ट मिनट, सेकेंड केस लेते हैं, केस
टू आर इज इक्वल टू आपका 1। तो इसमें क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 इसका क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 3 क्यूब इसका क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3q इंटू 1 इंटू में 3a प्लस b इंटू में सॉरी a प्लस b 3q प्लस 1. This is going to come out 27q cube plus 1 plus 9q square plus 3q. Oh, correction, this is 3ab, okay, so this is going to be multiplied by 3, okay, so this will come out 27q cube plus 1 plus 27q square plus 9q, okay. So highest we can take common out of these q terms is 9, okay, so we can take common 9 and let other things be in bracket. 3q cube plus 3q square plus q plus 1. Again I am going to assume this m, so this will give us 9m plus 1, okay. Now consider case number 3 in which r is equal to 2. So we have a cube is equal to 3q plus 2 whole cube. This is going to be 3q cube plus 2 cube plus 3 into 3 cube into 2 into 3 cube plus 2, okay. Now this is going to be 27q cube plus 8 plus 1854q square plus 36q, okay. Again going to take common 9, so this will come out 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8. If I consider this m, then this will be 9m plus 8, okay. So